नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम रोमिका लियाकत है और इस वक्त आप देख रहे हैं टाइम्स नाउ नव भारत। 8:50 हो चले हैं और न्यूज की पाठशाला में आपका दाखिला हो चुका है। मैडम आ चुकी है। मैं राजस्थान से हूं और राजस्थान में मेवाड़ी में कहते हैं कि आप रो घणो प्यार मल रहे हो मारे हुकम, आप रो लाड, आप रो विश्वास मारे घणो फल फूल रहो है। यानी आपका प्यार, आपका विश्वास बहुत फल फूल रहा है। न्यूज की पाठशाला को आपकी मोहब्बत, उसके लिए तहे दिल से शुक्रिया हुकम, तहे दिल से शुक्रिया। मेरा वादा है पढ़ाऊंगी ऐसा कि कभी किसी ने नहीं पढ़ाया होगा और सबक ऐसा रटवाऊंगी देश विरोधियों को और देश के खिलाफ नैरेटिव रचने वालों को कि वो जिंदगी भर याद रखेंगे। और वो सबक फैक्ट्स के आधार पर होगा, वो सबक आपके विश्वास के आधार पर होगा। तो चलिए आज फिर शुरू करते हैं न्यूज की पाठशाला। सबसे पहले आपको बता दूं न्यूज की पाठशाला में आज आपके लिए कौन कौन से सब्जेक्ट्स लेकर आई हूं और क्लास किस किस की लगने वाली है। सबसे पहले पार्ट नंबर 1, चढ़ावा चोरी मामले में 9 के खिलाफ एफआईआर दर्ज होगी। 8 तो जेल भेज दिए गए हैं, लेकिन ये 9वां आरोपी कौन है? ये अज्ञात कौन है? योगी ने जो कहा कर दिखाया, 10 दिन में दूध का दूध पानी का पानी कर दिया। चढ़ावा चोरी में क्या बड़ी मछली बचाई जा रही है, ये भी तो बड़ा सवाल है। चंपत राय के इस्तीफे पर बवाल क्यों मचा हुआ है और एसआईटी की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट हमारे पास न्यूज की पाठशाला के दर्शकों के लिए मौजूद है, वो भी आपके सामने रखूंगी। और उसके बाद आएगा चैप्टर नंबर 2, देश अगर एक हमारा, संविधान अगर एक हमारा, तो यूसीसी में व्यवधान क्यों होना चाहिए, क्यों रोड़ा बनाया जाना चाहिए और अटकाया जाना चाहिए, क्या वोटों के लिए अंबेडकर की सोच के खिलाफ खड़ा हो गया है विपक्ष? इस सवाल का जवाब तलाशना जरूरी है। और महिला विधायक से आपको मिलवाऊंगी। ये महिला विधायक जो आपको इस वक्त नजर आ रही है स्क्रीन पर, ये महिला विधायक जो हैं वो कैसे महिला विरोधी सोच रखती हैं और इधर उधर नहीं, विधानसभा में तो एक्सरे होगा इनकी सोच का। फिर आएगा पार्ट नंबर 3, बांग्लादेश के बहाने चिकन नेक पर फिर चीन की नजर है। रफाल, S-400, ब्रह्मोस, नॉर्थ ईस्ट के लिए भारत की गजब की तैयारी है, वो भी आप जानकर खुश हो जाएंगे। और फिर कैसे पत्थर हो गए रिश्ते, मर गई इंसानियत, जल्लाद बेटा हमने कहा गिरफ्तार करो तो हुआ भी, लेकिन मिल गई उस जल्लाद बेटे को जमानत। तो कहां चूक हो रही है हमारे सिस्टम से और हमारे कानून में, ये आपको बताने वाले हैं। और फिर वो सेगमेंट जो आजकल बड़ा वायरल हो रहा है, सोचा है कभी। अंत में हमारा ये स्पेशल सेगमेंट जिसमें आपको बताएंगे ये मोबाइल चार्जर आप प्लग करके ऑन छोड़ देते हैं ना, भूल जाते होंगे आप लोग भी। हाँ मुझे पता है, आप लोग भी प्लग डालकर और मोबाइल चार्ज करने के बाद मोबाइल तो हटा देते हैं, ना बत्ती बंद करते हो उसकी और ना प्लग से निकालते हैं। पता है आपको इससे जेब कितनी कटती है? सोचा है कभी? आपको बताएंगे, लेकिन पहले दिन भर का रिवीजन आपके सामने। एनसीईआरटी की 9वीं क्लास की किताब में एसआईआर और इलेक्शन कमीशन पर एक नया चैप्टर शामिल हो गया है। चुनाव आयोग की प्रक्रिया को बड़ा अद्वितीय इसमें बताया गया है। नई किताब में गठबंधन सरकारों के बारे में भी पाठ्यक्रम है। केतन अग्रवाल केस में मुकदमा फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलेगा। केतन अग्रवाल के परिवार ने आज सीएम देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात की और मुलाकात के बाद सीएम ने इस केस को फास्ट ट्रैक में ट्रायल के लिए रखने का आदेश दे दिया है। वकील उज्जवल निकम को केतन की तरफ से सरकारी वकील नियुक्त किया गया है। देश में नशीले पदार्थों और नशे के खिलाफ कड़े एक्शन का पूरा रोड मैप तैयार हो गया है। एनकॉड ने बैठक में गृह मंत्री अमित शाह ने यह कहा कि नशे के खिलाफ मिलकर हमें लड़ाई लड़नी होगी। विकसित भारत के साथ नशा मुक्त भारत भी हमारा टारगेट है। जापान की प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची अगले हफ्ते भारत के 3 दिन के दौरे पर आने वाली हैं। इसके
दौरान जो है व्यापार, निवेश और रक्षा जैसे कई क्षेत्रों में संबंधों को और मजबूत करने के तरीकों पर चर्चा होगा। और ये दौरा 16वें भारत जापान सालाना शिखर सम्मेलन के लिए होगा। पटना के 10 सर्कुलर रोड स्थित पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के सरकारी आवास को खाली कराने की प्रक्रिया अब तेज हो गई है। सरकार की तरफ से 29 जून तक बंगला खाली करने की अंतिम डेट दे दी गई है। आवास से सीसीटीवी कैमरास हटाए जाने और सामान की पैकिंग शुरू होने से शिफ्टिंग की तैयारियां तेज होती दिख भी रही है। पश्चिमी दिल्ली के मुंडका इंडस्ट्रियल एरिया में एक फैक्ट्री में सेप्टिक टैंक की सफाई के वक्त जहरीली गैस की चपेट में आने से 3 मजदूरों की मौत हो गई है। दिल्ली फायर सर्विस ने तीनों को बाहर निकालकर अस्पताल पहुंचा दिया है, लेकिन उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। वहां तो दिन भर के रिवीजन के बाद न्यूज की पाठशाला में आज सबसे पहले सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस वाला, जिसमें आपको बताऊंगी चढ़ावा चोरी के मामले में 9 के खिलाफ एफआईआर, 8 को जेल और ये 9वां आरोपी कौन है। योगी ने जो कहा कर दिखाया। अब पॉलिटिक्स यहां पर चरम पर। 10 दिन में, ये पहले कहा था ना अभी कि दूध का दूध पानी का पानी कर देंगे, क्या हो गया। और चाचा, भतीजा, जीजा, साला, दोस्त, यार सब के सब जेल गए। 40 दिन में 70 बार चढ़ावा चोरी हुआ है। और चढ़ावा चोरी में क्या बड़ी मछली को बचाया जा रहा है। चंपत राय ने आज इस्तीफा तो दे दिया, लेकिन बवाल अभी भी मचा हुआ है। और आप लोग ये समझ लीजिए, 40 दिन में 70 बार रामलला का चढ़ावा चोरी हुआ। कितनी बार हुआ? 70 बार। यानी अगर मैं इसका एवरेज निकालूं, राउंड अप करने की कोशिश करूं, तो एक दिन में 2 बार चढ़ावा चोरी हो रहा था। एक दिन में 2 बार। सुनकर शौक लग जाए किसी को भी। लेकिन एसआईटी की जांच में यह बड़ा खुलासा हुआ है। और एसआईटी की जांच में आज ऐसे ऐसे खुलासे हुए हैं कि आप सुनकर हिल जाएंगे। एक्सक्लूसिव रिपोर्ट है टाइम्स नाउ नव भारत के पास, और इस रिपोर्ट में क्या क्या है मैं आगे आपको बताऊंगी। लेकिन अभी आपको दिखाती हूं कि रामलला का चढ़ावा चोरी करने के आरोप में आज दिन भर हुआ क्या क्या है। हो सकता है आप लोग बिजी रहे हों, छोटा मोटा आपने अपने मोबाइल में देख लिया हो, लेकिन अभी मैं आपको कंप्लीट अपडेट दे देती हूं। ठीक है, तैयारी पूरी आपकी। सबसे पहले तो टिन्नू यादव की गैंग चढ़ावा चोरी कैसे करती थी, इसका मोडस ऑपरेंडाई आपके सामने रख रही हूं। बहुत तरीके से, शातिराना तरीके से ये लोग चोरी करते थे। आज चढ़ावा चोरी के सभी 8 नामजद आरोपियों को जेल में भेज दिया गया। और ये जो आरोपी हैं, इन्होंने बताया कि करते क्या थे। अयोध्या की स्पेशल कोर्ट ने सभी आरोपियों को सोमवार तक के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। चढ़ावा चोरी मामले में कल शाम 9 आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई थी और हमने आपको यह खबर बताई थी। अब ये 9वां आरोपी अज्ञात है, इसीलिए सस्पेंस अभी बना हुआ है कि ये 9वां आरोपी भैया है कौन। इधर ट्रस्ट के कर्ता धर्ता चंपत राय ने और अनिल मिश्रा ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। आज की ये सबसे बड़ी खबर रही। और अब तक की जांच में यह पता चला है कि इस साल 27 अप्रैल से 5 जून तक, यानी 40 दिनों में, 27 अप्रैल से 5 जून, तारीख गिन लीजिए, 27 अप्रैल से 5 जून तक यानी 40 दिनों में 70 बार चढ़ावा चोरी किया गया। और यह चढ़ावा चोरी गैंग, इसका मुखिया टिन्नू यादव और बगल में था उसके सुभाष श्रीवास्तव, इन दोनों का नाम सामने आ रहा है। सभी 8 आरोपियों के पास से अब तक 79,85,000 रुपए बरामद हुए हैं। कितने? 79,85,000 रुपए बरामद हुए हैं अभी तो केवल। एसआईटी की टीम ने 15 जून को चढ़ावा चोरी मामले की जांच शुरू कर दी थी और 10 दिन के अंदर अंदर आरोपियों को जेल के अंदर पहुंचा दिया गया। सीएम योगी अभी 7 दिन पहले जब अयोध्या गए थे, तब उन्होंने भरे मन से यही दावा किया था कि 15 दिन के अंदर दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, और हो गया है। सरकार की एसआईटी की जांच में 90 दिन एफआईआर दर्ज हुई। 10वें दिन सभी 8 नामजद आरोपियों को जेल में ठूस दिया गया। 9वां अभी अज्ञात है। लेकिन अखिलेश यादव शायद इस कार्रवाई से खुश नहीं है। उन्होंने शायराना अंदाज और इशारों में कहा, क्या कहा? वो क्या करेंगे दूध का दूध और पानी का पानी, वो क्या करेंगे दूध का दूध पानी का पानी, लालच ने मार दिया है जिनकी आंखों का पानी। अखिलेश यादव ने आगे लिखा है कि वैसे पता नहीं लोग ये क्यों पूछ रहे हैं कि अयोध्या से गोरखपुर कितनी दूर है। अखिलेश यादव को सीएम योगी ने उसके बाद तगड़ा जवाब दिया। अब उस जवाब को भी आप सुन लीजिए।
और अयोध्या के बारे में जो कदपे समाचार मिल रहे थे, हमने कहा था एसआईटी गठित की गई है। एसआईटी की रिपोर्ट आने के साथ ही हमारी कार्रवाई भी प्रारंभ हो जाएगी। और आपने देखा होगा, एसआईटी की रिपोर्ट आई, तुरंत कार्रवाई प्रारंभ हो गई। और मैं आश्वस्त करता हूं, जो मैंने कहा था, दूध का दूध और पानी का पानी हम करके रहेंगे। और जैसा मैं आपको कह रही थी, एसआईटी की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट हमारे पास मौजूद है। इस रिपोर्ट में क्या क्या कहा एसआईटी ने वो मैं आपको बताऊं, लेकिन कल से बहुत सारे मीडिया प्लेटफॉर्म पर आप ये दावा सुन रहे होंगे, एसआईटी की रिपोर्ट, 100 पन्नों की रिपोर्ट, 140 पन्नों की रिपोर्ट, 150 पन्नों की रिपोर्ट। भैया ऐसा कुछ नहीं है 150 पन्नों की रिपोर्ट। चढ़ावा चोरी की जांच पर एसआईटी की रिपोर्ट केवल 20 पन्नों की है, केवल 20 पन्नों की। और उस 20 पन्ने में बहुत चीजें क्लियर दिख रही हैं। ना 150 पन्ने हैं, ना 120 पन्ने हैं, केवल 20 पन्ने हैं। और इस पन्ने में क्या क्या है वो भी आपको बता दूं। राम मंदिर ट्रस्ट को बहुत पहले ही चढ़ावा चोरी का अंदेशा हो गया था। इंपॉर्टेंट पॉइंट, राम मंदिर में चढ़ावा चोरी व्यक्तिगत नहीं थी, किसी एक शख्स का काम नहीं था, बल्कि ये ऑर्गेनाइज क्राइम यानी संगठित अपराध था। राम मंदिर में चढ़ावा चोरी वाला रैकेट करीब 2 साल से संचालित हो रहा था। 2 साल। प्राण प्रतिष्ठा कब हुई जानते हैं आप लोग? कब हुई बताओ? 22 जनवरी। साल पता है? 22 जनवरी 2024 प्राण प्रतिष्ठा हुई। तो 24, 25, 26, मतलब 24 से 25 से 26, 2 साल हो गए। 2 साल। और पूरा अगर मैं गिनूं तो तब से लेकर अब तक 2 साल 5 महीने 4 दिन बीत जाते हैं, अभी जब हम बात कर रहे हैं। और ये चढ़ावा चोरी का जो गैंग है वो मंदिर के उद्घाटन के 5 महीने बाद से ही काम पर लग गया। तो 2 साल 5 महीने 4 दिन, 2 साल से ये 5 महीने जैसे ही निकले, सिस्टम समझ में आया, ये लोग चोरी के काम पर लग गए। एसआईटी रिपोर्ट में यह भी दावा है कि इसी साल 27 अप्रैल से 5 जून तक का सीसीटीवी फुटेज जब उसकी जांच की गई तो इस गैंग को 70 बार चढ़ावा चोरी करते हुए देखा गया। चढ़ावा चढ़ाने से लेकर उसकी गिनती करने तक कई लेवल पर लापरवाही बरती गई। और इसी आधार पर आज चंपत राय और अनिल मिश्रा की भूमिका को लेकर सवाल उठाए गए और फिर उनको आज इस्तीफा देना पड़ गया। रिपोर्ट में यह दावा है कि पूछताछ के दौरान ये टिन्नू यादव और सुभाष श्रीवास्तव ये दोनों चोरी के पूरे नेटवर्क से जुड़े कई अहम खुलासे कर चुके हैं। टिन्नू यादव के पास बिना किसी आदेश के, बिना किसी कागज पत्तर के दान पेटियों की चाबी रहा करती थी। टिन्नू यादव और सुभाष श्रीवास्तव की इस चढ़ावा चोरी गैंग के सरगना के तौर पर, मास्टरमाइंड के तौर पर पहचान हो गई है। एसआईटी ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है, पता है क्या लिखा है? कि सुभाष श्रीवास्तव ने बहुत शातिराना तरीके से चढ़ावा चोरी करने के लिए अपने लोगों को गैंग में अलग अलग जगह फिट कर दिया। मैनेजमेंट से लेकर गिनती करने तक अपने लोगों को इसने फिट कर दिया। और वो कौन कौन है वो आगे मैं आपको बताऊंगी। यानी एसआईटी की अब तक की रिपोर्ट में जो कुछ भी खुलासा हुआ है उसी को आधार बनाकर मंदिर ट्रस्ट ने एफआईआर दर्ज कराई है और अब आरोपियों के खिलाफ एक्शन लिया जा रहा है। योगी सरकार में वैसे भी एक्शन बहुत जल्दी हो जाता है और ये तो रामलला के चढ़ावे का मामला है, पूरा देश देख रहा है। और इसीलिए योगी पहले दिन से कह रहे हैं इस मामले में कि हम बहुत एक्टिव हैं, हर अपडेट वो खुद ले रहे हैं। आज योगी ने इस मामले में राजनीति करने वाले लोगों को कैसे नसीहत दी, जल्दी से ये सुनिए, फिर मैं आगे बढ़ती हूँ। भगवान राम का नाम लेने पर जो लोग गोली चलाते थे, आज वे कहते हैं कि आस्था के साथ खिलवाड़ हुआ। अरे आस्था तुम बताओगे हमें? आस्था रामनवमी पे दंगा करवाते थे, श्री कृष्ण जन्मोत्सव को बैन करते थे, कावड़ यात्रा को नहीं निकलने देते थे, दुर्गा पूजा में दंगा करवाते थे। लार का दंगा तो सबको याद है ही। बहन और भाइयों, ये लोग कहते हैं आस्था के साथ खिलवाड़ हुआ। इनके काले कारनामों का चिट्ठा जब खुलता है, याद करिए
कांग्रेस ने देश को लूटा ही नहीं था, नोचा था। तो राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में आप सुन रहे हैं योगी आदित्यनाथ कैसे विपक्ष जो आरोप लगा रहा है उनको पुराना अपना टाइम याद दिला रहे हैं। वैसे आज अरविंद केजरीवाल भी गए थे राम मंदिर, तो फिर जगह जगह उनके वो पुराने वक्तव्य याद दिलाने लगे सोशल मीडिया पर लोग, जिसमें वो कह रहे थे कि मेरी नानी कहती थी कि अस्पताल बन जाना चाहिए, ऐसी कोई बात। खैर, उससे महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि चोरी के मामले में जो ये 8 किरदार इस वक्त जेल की हवा खा रहे हैं, ये है कौन, ये आप जानना चाहेंगे कि नहीं? कि जानते हैं आप लोग कौन है ये लोग? मोटा मोटी जानते हैं कि बताऊं मैं? चलिए बता देती हूँ। ये सब मिलकर कैसे चोरी करते थे वो भी आपको बताती हूँ राम लला के चढ़ावे की। पहला आरोपी है राम शंकर यादव, इसको टिन्नू यादव के नाम से भी जानते हैं। ये पहले ट्रस्ट महासचिव, क्योंकि अब तो भाई इस्तीफा दे दिया है, चंपत राय का ही ड्राइवर था। मंदिर में रोज सारे कामकाज जितने भी होते थे उसमें सीधा ये दखल देता था। यहां तक कि दान पेटियों की चाबियां भी इसी के पास रहती थी। फिर दूसरा आरोपी है अनुकल्प मिश्र। चढ़ावे की जो नकदी आती है ना, उसको गिनने का काम था इस अनुकल्प मिश्र का। सबसे पहले इसी को दबोचा गया और जब इसे धर पकड़ा ना, तो कौशलपुरी में इसका मकान है, वहां से 20 लाख रुपए कैश मिले। 20 लाख रुपए अनुकल्प मिश्र के यहां से। तीसरा आरोपी लवकुश मिश्र है। अब ये अनुकल्प मिश्र जो है ना, उसका ये बहनोई है, और अनुकल्प का पिता रविंद्र मिश्र, उसने मंदिर में रखवाया इस लवकुश को। और लवकुश के घर से पता है कितना पैसा मिला? नकद 10 लाख रुपए। है आपके घर में किसी के? है आप लोगों के घर में है 10 लाख रुपए? अगर कोई आ जाए तो ये इन लोगों के यहां से मिला। फिर चौथा आरोपी मनीष यादव। ये मनीष यादव टिन्नू यादव का भतीजा है। टिन्नू ने इसे 4-5 महीने पहले ही मंदिर में रखवाया था और इसके यहां से भी कुछ कैश बरामद हुआ है। अब पांचवा है सुभाष श्रीवास्तव। ये कैनरा बैंक का रिटायर्ड कर्मचारी है और मंदिर ट्रस्ट का कर्मचारी भी है। चढ़ावे का जो कैश आता था उसको गिनने का काम यही साहब करते थे। छठा आरोपी है अविनाश शुक्ल। ये चढ़ावे में मिला कैश गिना करता था, अयोध्या में ही रहता था और इसके खाते से 5 लाख रुपए रिकवर किए गए हैं। फिर आता 7वां आरोपी करुणेश पांडे। ये भी चढ़ावा जो कैश होता था उसकी गिनती करता था और अनुकल्प का बड़ा करीबी बताया जा रहा है। फिर आता है 8वां आरोपी रमाशंकर मिश्र। इसकी ड्यूटी चढ़ावे का जो कैश आता था उससे गिनने में, मतलब जितने भी लोग ये गिनने वाले थे ना, सारा खेल यही कर रहे थे। इसके पास से भी नकदी बरामद हुई है। अब आप सोच रहे होंगे खेल क्या हो रहा था भैया? जानना चाहते हैं खेल क्या हो रहा था? हाँ, अब सुनिए खेल क्या हो रहा था। देखिए, सीएम योगी बार बार कह रहे हैं कि चढ़ावे चोरी मामले के बहाने अवधपुरी को बदनाम करने की कोशिश हो रही है। योगी की वो बात सच साबित भी हो रही है। कुछ दिन पहले सोशल मीडिया पर यह दावा किया गया कि सिंधी समाज की तरफ से, सोशल मीडिया पर बहुत चल रहा है कि सिंधी समाज की तरफ से अनुराग रस्तोगी नाम के एक शख्स ने राम मंदिर उद्घाटन के वक्त 60 किलो चांदी दान की थी। उसकी कोई रसीद उन्हें नहीं मिल रही है। ये पूरे सोशल मीडिया पर चल रहा है। लेकिन हमें सोर्सेज बता रहे हैं कि एसआईटी की जो 20 पन्नों की रिपोर्ट है ना, उसमें सिंधी समाज ने 2 बार दान दिया था और वो दान ट्रस्ट के रिकॉर्ड में दर्ज है। दोनों बार 21 जुलाई 2020 को दान दिया था, दूसरी बार 28 जुलाई 2020 को दान दिया था। ये दोनों दान वहां पर मौजूद है। कुल 38 किलो चांदी की ईंट दान में दी थी, वो भी मिली है, उसका रिकॉर्ड भी है। इसके बाद 29 जुलाई 2020 को भी करीब 25 किलो चांदी की ईंट दान में मिली थी, वो भी रिकॉर्ड है। दान में मिले चांदी के सभी ईंटों को गलाकर बैंक के लॉकर में सुरक्षित रखा गया है। ये बात ट्रस्ट ने एकदम क्लियर कर दी है कि रिकॉर्ड में मौजूद है। यानी अनुराग रस्तोगी ने जो चांदी दान दी थी उसका रिकॉर्ड मौजूद है और वो चांदी भी मौजूद है। इसीलिए सीएम योगी ने आज फिर लोगों से अपील की है कि दुष्प्रचार ना करें, उससे बचे और अगर कोई सबूत आता है तो वो एसआईटी को सौंप दे। लेकिन मैं फिर से अपील करूंगा, राम भक्तों की अग्नि परीक्षा मत लो। राम भक्तों के साथ, उनकी आस्था के साथ खिलवाड़ करना बंद करो। अगर तथ्य नहीं है, पुष्ट प्रमाण नहीं है तो आरोप प्रत्यारोप बंद करो, और प्रमाण है तो एसआईटी को सबूत सहित प्रमाण प्रस्तुत करो। एसआईटी की सिफारिश के अनुरूप सरकार कार्रवाई को आगे बढ़ा रही है। तो भाई
अब वो बात जिसके बारे में आप सब जानना चाहते थे कि भैया ये लोग चोरी करते कैसे थे। ये टिन्नू यादव गैंग हर दिन चढ़ावे के लाखों रुपए उड़ा कैसे देता था। एसआईटी की जांच में इससे पर्दा हट गया है। चढ़ावा चोरी करने में टिन्नू एंड पार्टी की मॉडस ऑपरेंडाई सुनिए आप क्या थी। पिछले मई महीने में राम मंदिर ट्रस्ट के पदाधिकारियों को दान चोरी का शक हुआ। उनको लगा कुछ तो गड़बड़ी हो रही है भैया, और ये शक ऐसे हुआ कि मंदिर से हर दिन दान पेटी का पैसा निकालकर जब बैंक पहुंचाया जाता था तो उसमें 6 से 7 लाख रुपए तक एक बार में जमा होते थे। पिछले कुछ सप्ताहों से 500 की गड्डियों में कमी दिख रही थी, तो ट्रस्ट को थोड़ा शक हुआ। अब शक होने पर चढ़ावे की गिनती वाले रूम में क्या किया इन लोगों ने, एक खुफिया कैमरा लगा दिया। किसी को बताया नहीं, जहां गिनती करते थे वहां पर एक हिडन कैमरा लगा दिया। इन खुफिया कैमरों में 1 हफ्ते की रिकॉर्डिंग हुई और उस रिकॉर्डिंग में पता है क्या पता चला? जो कैमरा लगा हुआ था, हिडन कैमरा बता रहा है कि उस कैमरा के आगे ये लोग सब आकर खड़े हो जाते। उस एंगल में कैमरा के खड़े होते, उस सीसीटीवी कैमरा के उस एंगल में खड़े होते कि नीचे बैठा, अगर मान लीजिए ये शख्स जो यहाँ पर बैठा हुआ आपको दिखाई दे रहा है, मान लीजिए ये गड्डी गिन रहा है और मेरे पीछे कैमरा और मैं यहाँ यूं खड़ी हो जाऊं, ठीक है, मैं ऐसे खड़ी होगी, मेरे ठीक पीछे कैमरा है, तो ये भाई साहब अगर मान लीजिए अंदर कुछ रख लेते हैं अपने जेब के अंदर या कपड़ों के अंदर, इनकी चेकिंग नहीं हो रही थी तो किसी को पता चलेगा? एक गड्डी निकाली और जेब में रख दिया, किसी को पता चला? और मैं यहाँ खड़ी हूँ और मुझे पता है ये कैमरा यहाँ की तरफ लगा हुआ, नीचे की तरफ कैमरा, लेकिन हिडन कैमरा तो यहाँ है ना भैया। हिडन कैमरा लगा था यहाँ, वो कैमरा लगा था यहाँ पीछे, यहाँ तो मैं खड़ी होगी, यहाँ नहीं खड़ी हूँ ना, यहाँ से सब पकड़ में आ गया। पूरा उसी वक्त खेल समझ में आ गया। इनकी करतूत सब सीसीटीवी में कैद हो गई। अच्छा, एक यही तरीका नहीं था, एक और तरीका था। एक और तरीका क्या था? ये गड्डी जो होती है इसको आप पूरा थोड़ी गिनने बैठते हैं। मान लीजिए आपके पास लाखों रुपए आ रहे हों, और अल्लाह करे, भगवान करे आपके पास लाखों रुपए रोज आए, लेकिन लाखों रुपया अगर आपके पास रोज आएगा तो आप बैठते थोड़ी गिनेंगे 100 रुपए, 200 रुपए, 300 रुपए, 400 रुपए। पूरी की पूरी गड्डी देखकर समझ जाएंगे ना कि भाई इतना रुपया है इसमें, ठीक है। तो ये क्या करते थे, उस गड्डी में कुछ एक्स्ट्रा रुपए रख लेते थे। मतलब 500 की गड्डी है मान लो, उस 500 की गड्डी में 5000 की वो गड्डी है तो 5700 रुपए रख लेते थे। 50,000 रख लेते और 5000 उसमें से निकाल लिए जाते। तो वो जो गड्डी थी उसमें एक्स्ट्रा 5-10 नोट रख लिए जाते थे, और जब आप बैंक पहुंचते थे कैशियर क्या करता था, वो रसीद कटती थी। कैशियर वो रसीद देखता था कि अच्छा ये इतनी गड्डियां, इतने इतने रुपए की गड्डी है। ऊपर के जो नोट थे वो ये रास्ते में ही निपटा लेते थे, और इसीलिए ये सब कुछ क्रिस्टल क्लियर हो गया। राम मंदिर के चढ़ावा में कई तो ऐसे थे जब बैंक जाते तो आधा उसमें से अपने ही अकाउंट में जमा भी करा देते। उसमें से एक शख्स है, और अब कुछ और नाम सामने आएंगे। कहते हैं पॉलिटिक्स में सारा खेल जो होता है वो टाइमिंग का होता है। मतलब सही टाइम पर सही मूव, सही बयान, सही फैसला, यही राजनीतिक कामयाबी दिलाता है। अरविंद केजरीवाल को लगा यहां पर ऐसा कुछ हो सकता है, और इसीलिए टाइमिंग देखिए आप अरविंद जी की। आज अयोध्या पहुंच गए, रामलला के दर्शन किए, फिर हनुमानगढ़ी गए। उसके बाद जिस काम के लिए वो अयोध्या आए थे, दर्शन किया, और उसके बाद पॉलिटिक्स भी। चढ़ावा चोरी को लेकर अरविंद केजरीवाल ने अयोध्या में बैठकर कई आरोप लगाए। उन्होंने कहा जिन 8 लोगों को फंसाया गया है वो तो छोटी मछली है, बड़ी मछली को बचाया जा रहा है। केजरीवाल के अयोध्या दौरे पर आज सीएम योगी ने फिर निशाना साधा। उन्होंने कहा केजरीवाल अयोध्या आए हैं तो देख लें कि अगर उन्होंने 15 साल में दिल्ली को अयोध्या की तरह चमकाया है कि नहीं। आज उनका ये हाल नहीं होता अगर चमका दिया होता। हालांकि केजरीवाल का उन्होंने नाम नहीं लिया है। कैसे कहा, आप उसे सुनिए। एफआईआर जो हुई है वो केवल एक दिखावा है, एक छलावा है। 8 छोटे छोटे कर्मचारियों को गिरफ्तार किया गया है। इतने दिनों से जो घोटाला चल रहा था, जाहिर तौर पे इतने दिनों से घोटाला कोई छोटे छोटे कर्मचारी नहीं कर रहे थे, इसके तार बहुत ऊपर तक जुड़े हुए हैं। दिल्ली से भी एक सज्जन वहां आए हैं आज,
और मैं उनसे भी कहना चाहूंगा कि दिल्ली की जनता ने उन्हें 15 वर्ष तक अवसर दिया, लेकिन दिल्ली को उन्होंने बर्बादी के सिवाय कुछ नहीं दिया, भ्रष्टाचार के सिवाय कुछ नहीं दिया। आज मैं उनसे पूछना चाहूंगा, अयोध्या कोई डबल इंजन सरकार ने 9 वर्ष में जो सजाया है, जो संवारा है, देखिए इस मॉडल को और फिर अपने कारनामों पर पश्चाताप करो। अब भाई चढ़ावा चोरी मामले में जो एफआईआर दर्ज हुई है, कई लोग ये कह रहे थे कि जैसा अरविंद केजरीवाल कह रहे थे कि बड़ी मछली को बचाया जा रहा है। अब ये बड़ी मछली कौन है? खुलकर बोलिए ना, किस बड़ी मछली की तरफ इशारा हो रहा है? एफआईआर में चंपत राय का नाम नहीं है, फिर भी चंपत राय ने शायद नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए अपने पद से इस्तीफा दे दिया। आज नहीं, उनको बहुत पहले ये काम कर लेना चाहिए था। लेकिन कई लोग हैं जो अभी भी सवाल खड़े कर रहे हैं। केजरीवाल ने इशारों में कहा तो कांग्रेस खुलकर कह रही है कि क्या चंपत राय का इस्तीफा काफी है? पहले दिन से पूरा तंत्र जो है वो चंपत राय को बचाने की कोशिश में जुट गया है, ये कांग्रेस आरोप लगा रही है, और ट्रस्ट के बाकी लोगों को बचाने में लगे हुए हैं। समाजवादी पार्टी भी कांग्रेस के ही सुर में सुर मिलाएगी और मिला भी रही है। लेकिन वीएचपी के कार्यकारी अध्यक्ष आलोक कुमार, वो ये कह रहे हैं, इनसाइड स्टोरी, वो ये कह रहे हैं कि चंपत राय ने ही सबसे पहले कहा कि चढ़ावा चोरी की जांच कराने के लिए एसआईटी गठित की जाए, और जब एसआईटी गठित हो गई तो चंपत राय ने ही कहा कि सबसे पहली पूछताछ मुझसे होनी चाहिए, इसीलिए सबसे पहले उनसे पूछताछ की जाए। सुनिए। कुल मिलाकर के जो एफआईआर लॉन्च हुई है, वो एफआईआर लॉन्च अपने गुनाहों को छिपाने के लिए कुछ लोगों को बलि का बकरा बनाया जा रहा है। कुल मिलाकर के जो बड़े लोग हैं, जिन लोगों के बारे में कहा जाता है कि नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे रहे, नैतिकता क्या होती है? गुनहगार गुनहगार होता है, अपराधी अपराधी होता है। ये लोग अपराधी की श्रेणी में आते हैं, और मैं समझता हूँ बजाय छोटे लोगों को इस पूरे प्रकरण में जोड़ने के, बेहतर ही हो कि सही मानों में जो गुनहगार हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। चंपत जी वरिष्ठ व्यक्ति, संवेदनशील है, पर मैं आपको 2 बातें याद कराना चाहता हूं। जब इस तरह की शिकायतें आने लगी तो चंपत जी ने ट्रस्ट की ओर से सरकार को कहा इन शिकायतों की जांच होनी चाहिए, एसआईटी बिठाइए। जब एसआईटी अयोध्या आ गई तो चंपत जी ने कहा मैं महामंत्री हूं, अपनी पूछताछ को मेरे से शुरू करिए। ये दोनों काम उन्हीं के इनिशिएटिव से हुए। आगे क्या क्या होगा तो एक बार एफआईआर फाइल हो जाए, फिर भावी घटनाक्रम को देखेंगे। लेकिन देखिए, जिन्होंने रामलला के साथ गद्दारी की है उनको इस देश में बख्शा नहीं जाना चाहिए, और जब तक ऐसा कुछ होता रहेगा हम यहाँ न्यूज़ की पाठशाला में आपको खबर पहुंचाते रहेंगे, क्योंकि रामलला के साथ गद्दारी ये देश तो नहीं बर्दाश्त करेगा। अब पाठशाला में आगे बढ़ के सोशल साइंस की क्लास, जिसमें हम आपको बताएंगे एक देश है, एक संविधान है, तो यूसीसी में रुकावट क्यों होनी चाहिए? क्या वोट के लिए अंबेडकर की सोच के खिलाफ खड़ा है विपक्ष? महिला विधायक की महिला विरोधी सोच का एक्सरे भी आपके सामने रखूंगी। देश में अचानक फिर से यूसीसी यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड पर सियासी तलवारें खिंच गई है। और ये तलवारें आप पूछ सकते हैं क्यों खिंची भैया अचानक? क्योंकि एक साथ महाराष्ट्र में, छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में और अब पश्चिम बंगाल के राज्य सरकारों ने यूसीसी लागू करने के लिए पुख्ता कदम उठा लिए हैं। वो कैसे उठाए हैं? महाराष्ट्र में क्या हुआ? गृह राज्य मंत्री योगेश कदम ने यूसीसी के अध्ययन के लिए रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में समिति बनाने का ऐलान कर दिया है। छत्तीसगढ़ में क्या हुआ? यूसीसी की स्टडी, सुझाव और ड्राफ्ट तैयार करने के लिए 5 लोगों की उच्च स्तरीय समिति बना दी। मध्य प्रदेश आइए, वहां पर यूसीसी के लिए आम लोगों का सुझाव इकट्ठा करने की शुरुआत कमेटी ने कर ली है। अब पश्चिम बंगाल आइए, नए नवेले मुख्यमंत्री शुवेंदु अधिकारी यूसीसी लागू करने के लिए जरूरी प्रोसेस शुरू करने का उन्होंने कर दिया है ऐलान। तो हुक्म, इन 4 राज्यों के अलावा उत्तराखंड, गुजरात, असम यूसीसी पहले ही लागू हो चुका है। गोवा की आजादी के वक्त से ही यूसीसी लागू होने की आप सच्चाई जानते हैं। अब ध्यान से सुनिएगा, जिन राज्यों में यूसीसी लागू हो चुका है
या लागू करने का प्रोसेस शुरू हो गया है। वो सब के सब कौन से राज्य हैं? ये जो कलर दिखा रहा है वो क्या बताता है? ये कौन से राज्य हो गए सारे? यहां पर है बीजेपी की सरकार, और विपक्ष को ये कतई मंजूर नहीं है। विपक्ष को लगता है कि बीजेपी अपने एजेंडे को बढ़ाने के लिए यूसीसी लागू कर रही है। टीएमसी के स्वागत बाबू कह रहे हैं, आप उनका बयान सुनिए। Uniform Civil Code is part of the communal agenda of the BJP. At the time of constitution making, it was assured by Pandit Jawaharlal Nehru that Uniform Civil Code will be introduced only when the Muslim society accepts it. स्वागत बाबू कह रहे हैं कि क्योंकि पंडित नेहरू ने मुसलमानों से वादा किया था, इसीलिए यूसीसी लागू नहीं होना चाहिए। अब पंडित जी ने क्या वादा किया था वो तो स्वागत बाबू बता सकते हैं या कांग्रेस बेहतर बता सकती है, लेकिन संविधान क्या कहता है और कौन सा वादा करता है वो न्यूज की पाठशाला में हम आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले आपको यूसीसी क्या है उसके बारे में बता दें। यूसीसी क्या है? यूनिफॉर्म सिविल कोड। हिंदी में क्या कहते हैं? समान नागरिक संहिता। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि हर नागरिक के लिए समान कानून। पर इस देश में ऐसा है क्या? सबके लिए समान कानून है? नहीं है? है? क्या है? नहीं है? है? यही कंफ्यूजन है। देखिए, क्रिमिनल लॉस तो सबके लिए एक है, सबके लिए। अगर कोई चोरी करेगा, डाका डालेगा, कोई भी क्रिमिनल एक्टिविटी करेगा तो उन सब के लिए तो एक कानून है हमारे यहाँ। लेकिन सिविल मामले, यानी आपकी शादी हो गई, आपका वली अहद कौन होगा, यानी उत्तराधिकारी कौन होगा, आपकी संपत्ति का क्या होगा, आप बच्चा गोद लेंगे तो किस तरीके से लेंगे, तलाक देनी है तो उसका क्या प्रोसीजर है, ये सारी चीज़ों के लिए देश में एक कानून नहीं है। इनको कहते हैं सिविल मैटर्स। हर धर्म को मानने वाले लोग अपने अपने धर्म के हिसाब से इन सिविल मैटर्स में काम करते हैं। मतलब जो धर्म का नियम है उसका पालन करते हैं, इसकी आजादी है। ठीक है। अब देश में ऐसे कई लोग हैं जो कहेंगे तो फिर ठीक है ना मैडम, जैसा चल रहा है चलने दीजिए, जैसा असद ओवैसी साहब कह रहे हैं। और वो तो एक कदम आगे बढ़ रहे हैं, वो कह रहे हैं यूसीसी तो संविधान विरोधी है। सच कह रही हूं, वो ऐसा कह रहे हैं, सुनिए। हमारा मानना यह है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के नाम पर उत्तराखंड में, आसाम में, गुजरात में आपने यूसीसी के नाम पर हिंदू मैरिज लॉ, हिंदू सक्सेशन लॉ, हिंदू डिवोर्स लॉ और हिंदू कल्चर्स को आप यूसीसी का नाम देकर दूसरे रिलीजियंस पर इंपोज कर रहे हैं, जो आर्टिकल 25 का ग्रेव वायलेशन है ना। तो ओवैसी साहब ये कह रहे हैं कि संविधान के अनुच्छेद 25 में उन्हें आज़ादी मिली हुई है और जिक्र करके वो यूसीसी को संविधान विरोधी बता रहे हैं। अब ये बताइए, संविधान में जो ये अनुच्छेद 25 है वो क्या है? आप लोग जानते हैं? ठीक है। संविधान का अनुच्छेद 25 ये कहता है कि प्रत्येक व्यक्ति को किसी भी धर्म या ईश्वर में अपनी आस्था, अपनी अकीदत रखने का, उसका पालन करने का पूरा का पूरा फ्रीडम है, मतलब पूर्ण स्वतंत्रता है, पूरी आजादी है। यह है आर्टिकल 25। इसी अनुच्छेद 25 को दिमाग में रखकर ही तो एनसीपी अजीत पवार गुट की विधायक सना मलिक ने महाराष्ट्र विधानसभा में एक बयान दिया, और वो मैं आपको बाद में बताऊंगी कौन सा बयान दिया, मुझे याद दिला दीजिएगा, हाँ भूलिएगा मत, ये सना मलिक वाला बयान, ठीक है, आगे बताऊंगी। लेकिन ओवैसी और सना मलिक जैसे जितने नेता हैं उनको संविधान का अनुच्छेद 25 तो याद रहता है। कौन सा याद रहता है? अब जरा नोट पैड पर जाएंगे। क्या रहता है संविधान का? हाँ, संविधान का अनुच्छेद 25 तो याद रहता है, लेकिन जो याद नहीं रहता है वो क्या है? नोट पैड पर जाएंगे भैया। ये एंड्रॉयड आया, ये बोर्ड बाबू को अब हम समझ गए हैं, अब हमारी बात सुन लेते हैं। हाँ भाई, तो क्या बताया मैंने आपको?
अनुच्छेद 25, इसी का हवाला बार बार दिया जाता है कि हमें अपने धर्म का पालन करने की इजाजत है। लेकिन मैं आपसे ये पूछती हूं, ये कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 44 के बारे में क्यों नहीं कोई बात करता? ऐसा तो नहीं हो सकता कि असद साहब को 25 याद है लेकिन 44 याद नहीं है। अनुच्छेद 44 में क्या लिखा है जानना चाहेंगे? बताइए। राज्य भारत के पूरे क्षेत्र में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा। ये मैं नहीं कह रही हूं, ये संविधान का अनुच्छेद 44 कह रहा है। राज्य भारत के पूरे क्षेत्र में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता, ये कह रहा है, एक समान नागरिक संहिता। इसका मतलब क्या हुआ? एक समान नागरिक संहिता का मतलब क्या हुआ? यूसीसी के बारे में कोई और नहीं, अनुच्छेद 44 हमारे संविधान का कह रहा है। क्लियर बात है। यानी आपको अपने धर्म मानने की पूरी स्वतंत्रता है, मुझे भी है, आपको भी है। लेकिन आप कितनी शादी करेंगे, तलाक का नियम क्या होगा, संपत्ति का बंटवारा कैसे होगा, आप बच्चे को गोद कैसे लेंगे, इसके लिए हर नागरिक के लिए एक कानून होना चाहिए। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? मतलब ऐसा हो सकता है कि मैं एक धर्म की हूं तो मेरे लिए शादी के मतलब अलग होने चाहिए, आप अलग धर्म के हैं तो आपके लिए शादी के मतलब अलग होने चाहिए। मेरे यहाँ संपत्ति का बंटवारा अलग होना चाहिए, आप चूंकि दूसरे धर्म के हैं आपके यहाँ संपत्ति अलग तरीके से बंटनी चाहिए। संविधान कह रहा है कि यूसीसी लागू होना चाहिए। यूसीसी लागू करके कोई भी राज्य सरकार गैर वैधानिक काम नहीं कर रही है, बल्कि बाबा साहेब अंबेडकर के सोच के मुताबिक काम कर रही है। क्योंकि 23 नवंबर 1948 को संविधान सभा जब संविधान के ड्राफ्ट के लिए चर्चा करने को इकट्ठा हुई थी, तो पहली बार संविधान सभा में यूनिफॉर्म सिविल कोड का मसला उठा। 2 दिसंबर 1948 को संविधान की ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर साहब ये इस चर्चा का जवाब देते हुए कहते हैं कि मैं नहीं समझ पा रहा हूं कि धर्म कैसे इतनी जगह घेर सकता है कि सारा जीवन ही ढक ले और विधायी नियमों को धरातल पर उतरने से रोके। आखिर हमें यह आजादी किस लिए मिली है? हमें यह आजादी हमारे सामाजिक व्यवस्था को सुधारने के लिए मिली है। जिस आजादी की बात कहकर बाबा साहेब अंबेडकर यूसीसी की वकालत कर रहे थे, वही आजादी का मतलब हमारे देश के जरिए चुनी गए विधायक मोहतरमा सना मलिक शायद भूल गई। और मैं आपको ये क्यों कह रही हूं, उसके लिए एक बयान सुनवाना जरूरी है। मैं खुद नहीं बोलूंगी, आप उस बयान को सुनिए। पॉलीगैमी मुस्लिम्स में अलाउड है मुस्लिम लॉ अंतर्गत। पाकिस्तान ने कुछ नया नहीं किया है। पाकिस्तान ने मुस्लिम लॉ जो हमारा कुरान जो कहता है उसको इम्प्लीमेंट किया है, और वही अगर इधर भी इम्प्लीमेंट किया जाएगा तो हम में से किसी को भी इस्लाम के में जो भी कुरान बोलता है वो हम फॉलो करते हैं। अगर कुरान में कोई चीज कही गई है उसको फॉलो करने के लिए अगर इम्प्लीमेंटेशन पाकिस्तान ने लाया है तो भारत देश भी लाए, और हम इसकी मांग करते हैं। बहु विवाह कोई औरत कैसे ये मांग कर सकती है? हाँ, कोई औरत कैसे अपने पैरों में बेड़ियां और जंजीरें चाह सकती है? कोई औरत कैसे अपने हक को किसी और को दे सकती है? सना मलिक विधानसभा में खड़ी होकर यूनिफॉर्म सिविल कोड पर भाषण दे रही थी, लेकिन यूसीसी की मुखालिफत में पाकिस्तान की वकालत करने लग गई। गजब मैडम, 4 शादियों का अधिकार मांगने लग गई आप। हद करती हैं। और आपको लगता है आप बहुत बड़ा काम कर रही हैं।
अरे किस्मत वाली हैं आप कि भारत में पैदा हुई हैं। इस भारत में हर महिला को पूरा अधिकार है। आपको थाली में सब कुछ परोसा मिल गया, आजादी मिल गई, चुनाव लड़ने का अधिकार मिल गया, वोट देने का अधिकार मिल गया, जो पहनना चाहती है वो पहनने का अधिकार मिल गया, जो कहना चाहती है वो कहने का अधिकार मिल गया। क्योंकि सारे अधिकार आपको थाली में परोस कर मिल गए इस आजाद भारत में, इस लोकतंत्र भारत में, तो आपको सारी चीजें जो हैं बड़ी हल्की दिख रही हैं। 2 दिन रहकर बताइए पाकिस्तान में, आपको सब समझ में आ जाएगा। 2 घंटे रहकर बताइए अफगानिस्तान में, आपको सब समझ में आ जाएगा। एक महिला जनप्रतिनिधि ये बात कह रही है, कोई दूसरी महिला कहती जो पढ़ी लिखी नहीं होती तो फिर भी समझ में आता। जनप्रतिनिधि 21वीं सदी को उल्टी दिशा में ले जा रही है। इस वक्त 2 तस्वीरें स्क्रीन पर आपके सामने। एक हिंदुस्तानी मुस्लिम महिला को अधिकारों से बेदखल करने की मांग कैसे कोई कर सकता है? मतलब आजादी की कीमत इनको पता ही नहीं है। शाहबानो को याद कीजिए, मैडम सना मलिक, ईरान की महसा अमीनी को याद कीजिए, निका शाहरमी को याद कीजिए, इराक के यानार मोहम्मद को याद कीजिए। इन सब महिलाओं के चेहरे याद कीजिए। बगैर मर्जी के थोपे गए धार्मिक रीतियों की शक्लें हैं ये। मुस्लिम महिलाएं 3 तलाक जैसी कुप्रथा के खिलाफ लड़कर जीती हैं, और आप कहती है 4 शादियों के दलदल में चलो, मिलकर सखियों कूद जाते हैं। एक आम हिंदुस्तानी मुस्लिम महिला के आत्मसम्मान की कोई कीमत होनी चाहिए, और वो कीमत 4 शादियां उसके मियां की। ईरान की महिलाएं सड़कों पर उतरकर शरिया की बेड़ियां तोड़ने में लगी हुई हैं। हिजाब की जबरदस्ती की उस परेशानी से इस वक्त बिलख रही हैं, उसके खिलाफ आवाज बुलंद कर रही हैं, अपनी आजादी, अपनी पसंद, अपने अधिकारों के लिए आंदोलन कर रही हैं। और आप कह रही हैं 4 शादियां हमारा हक है। अपनी पसंद तक के कपड़े नहीं पहन पाती हैं ये, अगर पहन ले तो 74 कोड़े मिलते हैं। 39 महिलाओं की मौत हो जाती है, उनकी लड़ाई पर एक शब्द नहीं। बुर्के हिजाब पर तो बड़ा चॉइस आपको याद आती है, और अगर बुर्का और हिजाब ना पहनना हो तब चॉइस कहां चली जाती है? तब कोड़े। आप खड़ी होकर उसी शरिया मॉडल का गुणगान कर रही है जहां पर ये महिलाएं दम घुट घुट कर अपनी जिंदगी जी रही हैं। सना मलिक ने अपने 2.5 मिनट के बयान में 3 शब्दों का बार बार इस्तेमाल किया। पॉलीगैमी मतलब 1 से ज्यादा शादी की आजादी, पाकिस्तान और मुसलमानों का कानून। पॉलीगैमी शब्द का जिक्र 10 बार करती हैं ये, पाकिस्तान का जिक्र 6 बार करती हैं, मुसलमानों के कानून का जिक्र 3 बार करती है। कुरान का नाम लेकर पाकिस्तानी कानून को भारत में थोपने की जो ये कट्टर सोच है ना सना मलिक, इस सोच को हिंदुस्तान पसंद नहीं करता है। और इस बात को याद रखिएगा, और यही वजह है कि आज ये कहना जरूरी है कि यूसीसी इस वक्त की सबसे बड़ी मांग है। भारत में रहने वाले ही कभी कभी ये भूल जाते हैं कि ये देश संविधान से चलता है। अब सोचिए ना, कल अगर हर समुदाय कहे कि हमारे धार्मिक नियमों के हिसाब से देश के कानून बनने चाहिए, हाँ, कल को बिस्वा कहे कि नहीं मेरे धर्म का कानून मेरे हिसाब से चलना चाहिए देश, कल को रवि कहे कि मेरे हिसाब से चलना चाहिए, हाँ, दीपेंद्र और राजा कहे कि मेरे हिसाब से चलना चाहिए, बुलेट कहे नहीं मेरे धर्म के हिसाब से चलना चाहिए, रूबिका लियाकत कहे नहीं नहीं भैया मेरे धर्म के हिसाब से चलना चाहिए। यही वजह है यूसीसी यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड जरूरी है। सवाल है कि अगर देश में एक संविधान और खुद देश एक, तो नागरिक अधिकार अलग अलग क्यों हो? क्योंकि ये सिर्फ कानूनी या तार्किक बहस नहीं है, ये इस देश की बेटियों की बराबरी की बहस है। 21वीं सदी की महिला अपने अधिकारों पर हस्ताक्षर करती है, अपने अधिकारों के समर्पण पर हस्ताक्षर वो कतई नहीं करेगी, याद रखिएगा। अब आगे बढ़ रही पाठशाला में अब पॉलिटिकल साइंस की क्लास, जिसमें आपको बताऊंगी बांग्लादेश के बहाने चिकन नेक पर फिर से चीन की नजर है, और ये छोटी मोटी खबर नहीं है। रफाल, S-400, ब्रह्मोस, नॉर्थ ईस्ट के लिए भारत की गजब की तैयारी है। बांग्लादेश ने चीन के साथ ऐसी डील कर डाली है कि चिकन नेक को लेकर भारत की टेंशन बढ़ गई है,
और ये तब हुआ जब बांग्लादेश के नए प्रधानमंत्री तारिक रहमान चीन पहुंचे। तारिक रहमान ने अपने पहले बड़े विदेशी दौरे के तौर पर न सिर्फ चीन को चुना है, बल्कि इस दौरे में जिस तरह के समझौते किए हैं ना इन्होंने, उसके बाद साउथ एशिया का पावर बैलेंस डगमगाने लगा है। और मैं बहुत डिटेल में आपको समझाऊंगी। बांग्लादेश ने चीन के साथ जो अपनी तीस्ता नदी है ना, उसके लिए समझौता कर दिया है। जो मोंगला पोर्ट है उसके लिए भी भारत का साथ छोड़कर उसने चीन का साथ दे दिया है। साफ है कि भारत पर दबाव बनाने के लिए ही चीन ने बांग्लादेश को मोहरा बनाया और चीन की ये पूरी स्ट्रैटेजी भारत के चिकन नेक तक पहुंचने की है। चिकन नेक का सीधा मतलब क्या है? चिकन नेक का मतलब क्या हुआ? रवि बताओ जल्दी। चिकन नेक का मतलब क्या हुआ? चिकन क्या? मुर्गा। नेक मतलब गर्दन। मुर्गे की गर्दन कैसी होती है? अरे टेढ़ा नहीं भैया, पतला सा होता है, पतली सी गर्दन होती है। यहां इसका मतलब मुर्गे की गर्दन है, यानी चोक पॉइंट। दो जगह एकदम खुली खुली है और फिर वो उसे बॉटल नेक भी कहते हैं। बहरहाल तो ये वो कॉरिडोर है, वो रास्ता जो भारत के 8 उत्तर पूर्वी राज्यों को देश के बाकी हिस्सों से जोड़ता है। अब मैं जरा आपको समझाती हूँ कैसे। ठीक है, ओके है हाँ ठीक है। अब जरा ये देखिए, ये वाला जो इलाका आपको इस वक्त दिखाई दे रहा है, ठीक है, ये नेपाल आ गया और ये चीन आ गया और ये भारत के बाकी जो 7 सिस्टर्स है ना, ये वो वाला इलाका है। ठीक है, तो ये है वो चिकन नेक। अब इसकी जो चौड़ाई है ना, वो चौड़ाई कितनी है? 22 किलोमीटर की। 22 किलोमीटर की चौड़ाई है और इसकी जो लंबाई है वो कितने की है? ये है 200 किलोमीटर। और ये है वो तीस्ता नदी, देख रहे हो आप, यहां से होते हुए जो आ रही है। अब यहां कहीं वो इलाका है जहां पर चीन को कहा है कि भाई हमारे तीस्ता नदी में बड़ा गादा और बड़ी मिट्टी और वो सब जो है आ रहा है, तो आप इधर आकर, मतलब चीन इधर आए और यहां पर इस नदी को ठीक ठाक करे, अपने कंट्रोल में ले ले। इस कॉरिडोर में बिहार का कुछ हिस्सा भी आता है, किशनगंज का इलाका है, और पश्चिम बंगाल का भी कुछ हिस्सा आता है, जिसमें उत्तर दिनाजपुर, जलपाईगुड़ी और सिलीगुड़ी का इलाका है। ठीक है, अगर इस कॉरिडोर पर अटैक हो जाता है तो भारत के बाकी हिस्सों का जो कनेक्शन है इन 8 सिस्टर्स से, वो टूट जाएगा। नॉर्थ ईस्ट से कनेक्शन पूरी तरीके से कटने का सीधा खतरा बढ़ जाता है। अब इसी चिकन नेक कॉरिडोर के बिल्कुल करीब से होकर ये तीस्ता नदी जाती है। ठीक है, इसको जरा क्लियर करना है, क्लीन करें। ये जो नदी आप देख रहे हैं ना, ये है तीस्ता नदी, दिखाई दे रही है ना, ये तीस्ता नदी है। अब ये जो तीस्ता नदी है, थोड़ा सा पेन का वो बढ़ाती हूं मैं। हाँ, तो अब क्या चाह रहा है बांग्लादेश? बांग्लादेश चाह रहा है कि आप भैया इस वाली साइड आ जाइए, इस इलाके में, और यहां पर आकर आप इस नदी का ख्याल रखना शुरू कर दीजिए। ठीक है, अब यहां अगर चीन आ जाएगा तो चिकन नेक कितना दूर रहेगा? अब वो दूसरा वाला ग्राफिक जरा इस पर डालिए। ठीक है, दूसरा वाला ग्राफिक डालेंगे तो लोगों को ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तीस्ता नदी जो गुजरती है बांग्लादेश में, उसके बाद वो चली जाती है, और जिस पॉइंट पर तीस्ता नदी बांग्लादेश में पहुंचती है, वहां से कौन सी चीजें शुरू हो जाती है? वहां से सिलीगुड़ी यानी चिकन नेक की दूरी जो है वो करीब 100 किलोमीटर हो जाती है। ये रहा, ये देख रहे हैं आपको, ये बांग्लादेश है, ये बांग्लादेश है, ये हमारा चिकन नेक का इलाका है। ठीक है, अब यहां पर वो कह रहा है कि आकर आप अपना डेरा जमा लो, और ये कितना दूरी पर है? ये महज 100 किलोमीटर की दूरी पर है। अगर चीन आ जाता, चीन तो वहां ऊपर की तरफ है, लेकिन अगर बांग्लादेश के इलाके में वो आकर यहां खड़ा हो जाता है तो हमारे चिकन नेक से उसकी दूरी हो जाती है केवल 100 किलोमीटर, और ये खतरनाक है।
बांग्लादेश ने चीन को तीस्ता नदी परियोजना में सीधी एंट्री दे दी है। चीन ने बांग्लादेश के साथ मिलकर बहुत चालाकी से यह समझौता कर लिया है। समझौते के मुताबिक चीन तीस्ता नदी से गाद निकालने में मदद करेगा, नदी के वाटर मेंटेनेंस का काम करेगा। अब समझौता तो ये ऐसा ही दिख रहा है, लेकिन असल बात क्या है? तीस्ता नदी की सफाई नहीं है, चिकन नेक पर नजर है। 100 किलोमीटर करीब तक पहुंच जाने की उसकी चाहत है। चीन ने बड़ी होशियारी से भारत को घेरने का एक और प्लान बांग्लादेश के साथ मिलकर तैयार किया, मोंगला पोर्ट। बांग्लादेश ने चीन से हाथ मिला लिया। भारत के लिए यह बेहद अहम बंदरगाह है। जो समझौता हुआ है उसके मुताबिक मोंगला पोर्ट को चीन की मदद से बागेरहाट में 110 एकड़ जमीन पर विकसित किया जाएगा। पहले इस जमीन को इंडियन इकोनॉमिक जोन के लिए दिया गया था, लेकिन अक्टूबर 2025 में मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार ने हाथ वापस खींच लिए थे। अब चीन ने बड़ी चालाकी से मोंगला पोर्ट को लेकर तारिक रहमान के साथ समझौता कर लिया। बांग्लादेश ने चाइना रोड एंड ब्रिज कॉरपोरेशन के साथ एक और समझौता किया है। अब अगर आप ये सोच रहे हैं कि भारत के लिए तो ये बहुत ही मुश्किल की घड़ी आ गई, फिर तो असम के सीएम हिमंत बिस्वा शर्मा ने एक ट्वीट किया है, उसे देखिए। सीएम हिमंता ने बांग्लादेश के एक तस्वीर ट्वीट करते हुए लिखा है कि बांग्लादेश के पास भी अपने 2 चिकन नेक है और दोनों से कहीं ज्यादा असुरक्षित है ये दोनों हमारे वाले से। उन्होंने लिखा, पहले चिकन नेक जो है वो 80 किलोमीटर लंबा नॉर्थ बांग्लादेश कॉरिडोर है। यहाँ कोई भी रुकावट पूरे रंगपुर डिवीन को बांग्लादेश से बाकी हिस्सों से पूरा अलग कर सकती है। और दूसरा 28 किलोमीटर लंबा चटगांव कॉरिडोर है जो दक्षिण त्रिपुरा से बंगाल की खाड़ी तक जाता है। ये कॉरिडोर बांग्लादेश की आर्थिक राजधानी और राजनीतिक राजधानी के बीच एकमात्र संपर्क मार्ग है। तो बांग्लादेश ये ना समझे कि चीन को लाकर उसके दिन मीठे मीठे हो गए हैं। हमें पता है चीनी कम करना। इस ट्वीट का सीधा मतलब है कि भारत भी हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठा है। भारत के हाथ पहले ही बांग्लादेश की गर्दन पर है। दूसरी तरफ पीएम मोदी ने चिकन नेक को पहले ही अभेद किला बना दिया है। अगर बांग्लादेश की मदद से चीन ने चिकन नेक की तरफ देखने भर की हिम्मत की तो भारत ने भी गर्दन दबोचने की तैयारी कर रखी है। अतिशयोक्ति नहीं है। भारत का त्रिशक्ति कोर, जिसका मुख्यालय सिलीगुड़ी के पास सुकना में है, वो सिलीगुड़ी कॉरिडोर की सुरक्षा देखता है। T-90 टैंक युद्ध का अभ्यास यहां होता रहता है, जो ऊंचाई और नदी वाले इलाकों में तैयारी कर चुके हैं। इंडियन एयरफोर्स का हाशिम आरा बेस चिकन नेक के बेहद करीब है, बांग्लादेश बॉर्डर से सिर्फ 80 किलोमीटर की दूरी पर। रफाल और ब्रह्मोस तैनात हैं यहां पर। एयरफोर्स के बाकी लड़ाकू विमान यहां पर हैं। भारत ने इस पूरे इलाके में आधुनिक एयर डिफेंस सिस्टम लगाए हैं, जिसमें S-400 से लेकर स्वदेशी आकाश तक शामिल है। आप अभी तक ये समझ गए होंगे कि चिकन नेक ये वो रास्ता है जो भारत के पूर्वोत्तर राज्यों को जोड़ता है। भारत इस चिकन नेक की सुरक्षा किस तरीके से कर रहा है ये भी समझ गए। लेकिन सिर्फ ये नहीं है, इस रास्ते से नॉर्थ ईस्ट की कनेक्टिविटी को भी मजबूत किया जा रहा है। आप देखिए कि चिकन नेक से होकर 40 किलोमीटर लंबा जो अंडरग्राउंड रेलवे कॉरिडोर बन रहा है, उसकी योजना तैयार है। यह अंडरग्राउंड हिस्सा पश्चिम बंगाल के 10 माइल हाट और रंगपानी रेलवे स्टेशन के बीच बनने वाला है। अंडरग्राउंड ट्रैक जमीन के नीचे लगभग 20 से 24 मीटर की गहराई, उस पर बिछाया जाने वाला यह ट्रैक। हाई स्पीड कॉरिडोर शुरू कर दिया जाएगा। दिल्ली से बंगाल तक होगा वो। तो जिसको ये लग रहा है कि वहां बिठाकर चिकन नेक पर नजर रखी जाएगी, तो तुम तो यहां देखोगे और वहां केवल गर्दन नहीं, पूरा शरीर हथिया दिया जाएगा। और अब आपका चहेता सेगमेंट सोचा है कभी आपकी एक छोटी सी आदत सिर्फ आपका नहीं पूरे देश का भविष्य बदल सकती है। सच बता दें, आपने फोन चार्ज पर लगाया, अचानक किसी का फोन आया और आपने फोन चार्ज से निकालकर बात करना शुरू कर दिया। और अभी भी जब मैं आपसे बात कर रही हूँ, देखिए आपका चार्जर कहाँ है, देखिए लगा हुआ है ना, लग ऑन है ना। आप सोचते होंगे कि इससे क्या ही हो जाएगा भाई,
कितना ही बिजली का खर्च चला जाएगा या हो जाएगा, कितनी बिजली खर्च हो जाएगी, कितना नुकसान हो जाएगा। अरे भैया गणित लगाइए, मैं बताती हूँ आपको कितना नुकसान होगा। अगर आप फ़ोन का चार्जर ऑन छोड़ देते हैं तो एक चार्जर 1 साल में 150 रुपये बिजली की खपत करता है। ठीक है, आप कहेंगे हाँ तो सुनिए, भारत में लगभग 120 करोड़ फ़ोन यूजर्स हैं। एक बार को मान लीजिए हर 6 में से एक व्यक्ति यानी 20 करोड़ लोग अपने फ़ोन का चार्जर सॉकेट में लगाकर छोड़ दे रहे हैं। आपको पता है 1 साल में कितना नुकसान हो जाएगा इससे? 3000 करोड़ रुपए का। और इन 3000 करोड़ रुपए से 2 नए वर्ल्ड क्लास एम्स, 2 नए परमानेंट IIT कैंपस और ऐसे कई सारे डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स हो सकते हैं। इसीलिए बदलाव दूसरों से नहीं, खुद से शुरू होता है। बज गई घंटी, यानी अब आपसे इजाजत लेने का वक्त हो चला है। कल फिर हाजिर होंगी 8:50 पर। तब तक देखते रहिए न्यूज़ की पाठशाला।